एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है रविवार और आज असम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स के इस भाग में हम मई 3 से लेके मई 19 तक, यानी कि पिछले रविवार से लेके इस शनिवार तक के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है असम और नॉर्थ ईस्ट के, उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे और उसके साथ यहाँ पे उसके डिटेल्स भी होंगे। तो यहाँ पे अप्रैल महीने के 3 हफ्ते हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट और असम के करंट अफेयर्स जो हमेशा हम संडे के दिन डिस्कस करते हैं वो हम लोग नहीं ले पाए थे, क्योंकि यहाँ पे इतने करंट अफेयर्स ऐसे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो हम लोग को नहीं मिल रहे थे। लेकिन फिर भी अप्रैल महीने के जो हम लोग सुपर 50 हमेशा की तरह हर महीने, जैसे कि हम लोग पूरे महीने के सर्वश्रेष्ठ जो 50 बेस्ट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में लाते हैं सुपर 50, आप लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया है। मार्च महीने का सुपर 50 ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, अप्रैल महीना का भी हम लोग बहुत जल्दी आपके साथ यहाँ पे ला रहे हैं। तो यहाँ पे इस भाग में आज हम जो अप्रैल एंड से भी कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो उसको भी इंक्लूड करेंगे। तो हमेशा की तरह नॉर्थ ईस्ट के ही एक टॉपिक से आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्थ ईस्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिटी जो जिसको हम लोग ब्रू रियांग रिफ्यूजीज के नाम से भी जानते हैं। तो ब्रू रियांग रिफ्यूजीज ये एक्चुअली स्प्रेड है त्रिपुरा, मिजोरम और साउदर्न असम के कुछ कुछ पार्ट में भी। तो मिजोरम में ये जो कम्युनिटी है इनको जो रियांग के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पे उनकी खुद की भाषा है, खुद की डायलेक्ट्स है। और त्रिपुरा में भी, त्रिपुरा के 21 जो शेड्यूल अलग अलग शेड्यूल ट्राइब्स है, इन लोग को जो है ब्रू रियांग रिफ्यूजीज को उनमें इंक्लूड किया जाता है। तो बात क्या है कि 1997 में लगभग 37,000 ब्रू रियांग रिफ्यूजीज जो थे ये मिजोरम से भाग के एक्चुअली त्रिपुरा आ गए थे। कुछ बहुत सारे रीजंस, अननोन रीजंस है यहाँ पे। तो उसके बाद जो है लगभग 5,000 जो है फिर से मिजोरम बैक करके चले गए। लेकिन उसके बाद जो है 32,000 रिफ्यूजीज अभी भी त्रिपुरा में 6 अलग अलग जो कैंप्स में उन लोग जो है शरण ले रहे हैं। तो इसके ऊपर यहाँ पे काफी टाइम से सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर डिस्कस कर रही है, इसके ऊपर बात कर रही है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे मिजोरम में भी लगभग 40,000 ब्रू रियांग रिफ्यूजीज मौजूद है। तो उसके बाद जो है जनवरी 2020 में एक 4 पार्टी एग्रीमेंट साइन किया गया था। ये 4 पार्टी एग्रीमेंट किसके किसके भी साइन किया गया था? सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम और यहाँ पे जो मिजोरम ब्रू डिस्प्लेस्ड पीपल फोरम। तो इसके हिसाब से ये बात कही गई, ये जो रिफ्यूजी कम्युनिटी है ये कहीं पे भी रहे, इन लोग को यहाँ पे जो है कंप्लीट सिविल राइट्स जो है हर देशवासियों को मिलता है, इन लोग को ये मिलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे रेफ्यूजीज है जहाँ पे उन लोग को एम्प्लॉयमेंट के भी यहाँ पे बात की गई है, बहुत सारे जगह पे वहाँ पे राशन के लिए भी बात की गई है। और त्रिपुरा में जो ब्रू रेफ्यूजीज है उन लोग को जो है वोटर आईडी भी यहाँ पे मिला है। तो ये भी सिविल राइट्स उन लोग को मिला है। लेकिन इन लोग यही चाहते हैं कि एक दूसरे जो सिटीजन जैसे रहते हैं उन लोग को भी वही जो सुख सुविधा उन लोग को भी मिलनी चाहिए। तो जैसे कि आप लोग को पता है हम लोगों ने ऑलरेडी अपना वेबसाइट जो है रिलीज कर दिया है। तो वहां पे अप्रैल और मार्च महीने के जो करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन उसका पीडीएफ जो है आप बहुत ही एक कम प्राइस में जो है उसको खरीद सकते हैं। बहुत ही ज्यादा कम प्राइस है, नीचे उसका लिंक हम लोगों ने दे दिया है। और ये जो करंट अफेयर्स के इसके जो नोट्स है आज शाम को आज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नीचे दोनों के ही लिंक मैंने दे दिए हैं। और अभी तक के आसाम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स जितने भी हम लोगों ने वीडियोस डिस्कस किए हैं उसका प्लेलिस्ट भी आपको नीचे गए जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क इसकी शुरुआत की है? तो एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क इसको शुरुआत की है त्रिपुरा के गवर्नमेंट ने। तो इसमें जो है जो भी एंटरप्रेन्योर्स है त्रिपुरा में उन लोग को सब्सिडीज और इंसेंटिव दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के फंडिंग एजेंसी से, या फिर जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड हो या फिर नाबार्ड, वहां से उनको जो है सुविधा मिलेगी। नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये डेस्क जो है इसके द्वारा जो ये एक्चुअली ऑपरेट किया जाएगा जो डायरेक्टोरेट है हॉर्टिकल्चर और सॉइल कंजर्वेशन अगरतला से। और ये फंड जो प्रोवाइड करेगी टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप फंड्स के द्वारा।
तो गवर्नमेंट यहाँ पे यही चाह रही है कि लगभग 2000 से ज्यादा जो यूथ है, ये यूथ एग्रो बेस्ड जो बिजनेस को ज्वाइन करे और लगभग 4000 जो लोग हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में अपने बिजनेस का अनुदान बढ़ाए। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट यही चाहते हैं कि ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पे फैसिलिटेट करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है त्रिपुरा। चाक हाओ ये ब्लैक राइस है, तो इसको रिसेंटली भौगोलिक संकेतक मिला है, यानी कि जीआई टैग मिला है। तो ये कौन से स्टेट को इसके लिए भौगोलिक संकेतक मिला है? तो चाक हाउ ये मिला है भौगोलिक संकेतक मणिपुर को। तो ये ब्लैक राइस है जो मणिपुर में सदियों से जो है इसकी जो है कल्टीवेशन होती आती रहती है। तो ये ग्लूटेनस राइस है जो आपको देखने में ऐसे काली रंग की दिखाई देगी, लेकिन जब ये पकाया जाता है थोड़ा सा पर्पल हो जाता है। तो आप लोगों ने डेफिनेटली पर्पल कलर की अगर खीर खाई होगी तो यही चाकहाउ राइस है जो मणिपुर में उसकी जो कल्टीवेशन होती है। तो इसके साथ यहाँ पे जो बहुत सारे जीआई टैग रिसेंटली मिला है, जैसे कि कश्मीरी शेफरन, जो टेराकोटा है गोरखपुर का, और कोपिल भट्टी कडालाई मिठाई ये एक तमिलनाडु का एक पीनट कैंडी है, इसको भी जीआई टैग मिला है। तो एक चीज याद रखिएगा कि जीआई टैग बहुत सारे जो है अलग अलग राज्यों के अलग अलग यहाँ पे प्रोडक्ट्स हो, यहाँ पे खाने पीने की सामान हो, यहाँ पे उनकी आर्ट एंड कल्चर हो, यहाँ पे उनको प्रोवाइड किया जाता है। ये एक्चुअली उन लोग को एक रिकॉग्निशन दिया जाता है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन जो एडमिनिस्टर करते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के तहत, और पहला जो जीआई टैग मिला था 2004 में दार्जिलिंग टी को मिला था। और इंटरनेशनल लेवल पे जीआई को जो है जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसको गवर्न किया जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और मणिपुर से अभी तक जो है साफी लम्फी, वांगक्री फी, मोइरांग फी, कचाई लेमन को भी जीआई टैग मिल चुका है। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी है कि आसाम से कौन से प्रोडक्ट्स को अभी तक जीआई टैग मिल चुका है। ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी है। रिसेंटली नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इसने जो परमिट किया है कौन सा एलिफेंट रिजर्व में, ताकि वहां पे कोल माइनिंग किया जा सके। तो ये एलिफेंट रिजर्व आसाम में है। ये कौन सा एलिफेंट रिजर्व है? तो एक चीज याद रखिएगा कि आसाम में टोटल 5 एलिफेंट रिजर्व है। वो 5 एलिफेंट रिजर्व है: सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, डिहिंग पाटकाई एलिफेंट रिजर्व, काजीरंगा कार्बी आंगलंग एलिफेंट रिजर्व, धनसिरी लामडिंग एलिफेंट रिजर्व, चिरांग रिपो एलिफेंट रिजर्व। तो 5 एलिफेंट रिजर्व है। तो इनमें से जो डिहिंग पाटकाई एलिफेंट रिजर्व में इसको परमिट किया गया है, तो इसका सही उत्तर है डिहिंग पाटकाई एलिफेंट रिजर्व। और याद रखा गया आसाम में 4 टाइगर रिजर्व भी है। वो 4 टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ है? ओरांग नेशनल पार्क, मानस, काजीरंगा और नामेरी नेशनल पार्क में। और आसाम में टोटल 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है और 5 नेशनल पार्क है। ये 5 नेशनल पार्क आप लोग डेफिनेटली जानते होंगे: काजीरंगा, मानस, दिब्रू सोइखा, नामेरी और ओरांग नेशनल पार्क। और यहाँ पे याद रखा गया है कि जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है इसने जो कोल माइनिंग की जो परमिशन दी है लगभग डिहिंग बाइट का एलिफेंट रिजर्व का 98.59 हेक्टेयर जमीन पे ये करने की बात की गई है। और जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इसकी जो स्थापना हुई थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। और तो ये जो है बेसिकली जो कंजर्वेशन और डेवलपमेंट ऑफ जो वाइल्ड लाइफ होती है अलग अलग फॉरेस्ट को, उसको यहाँ पे निरीक्षण करती है। और ये प्रोजेक्ट जो है कोल माइनिंग की इसको जो यहाँ पे कंडक्ट करेगी नॉर्थ ईस्ट कोल फील्ड। तो यहाँ पे देखिए एक ही सवाल के अंदर हम लोगों ने कई सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए ताकि आप लोगों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल सके, चाहे वो स्टैटिक हो या फिर डायनेमिक हो। तो आगे बढ़ते हैं हम। थंगजम धबाली सिंह, इनको रिसेंटली ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड से नवाजा गया। तो ये ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन कौन से देश का अवार्ड है? तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन ये अवार्ड है जापान का। तो याद रख सकते हैं जो सूर्य उठने वाला जो देश है जापान को हम लोग जानते हैं, तो इसी से रिलेटेड ये ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन है। तो थंगजम धाबाली सिंह ये बेसिकली एक एलोपैथिक डॉक्टर है जो मणिपुर से बिलोंग करते हैं, और ये जो है फाउंडर है और फॉर्मर प्रेसिडेंट है जो मणिपुर टूरिज्म फोरम के। तो इन्होंने जो है 78 जो एनिवर्सरी जो है बैटल ऑफ इंफॉल
जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई थी, तो इसको ऑर्गेनाइज किया था इन्होंने। और ये जो है इम्फल पीस फाउंडेशन जिसको लॉन्च किया गया था जापान के जो ससाकावा पीस फाउंडेशन और निपन पीस फाउंडेशन के द्वारा जून 2019 में, याद रखिएगा। और ये जो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन है इसकी शुरुआत हुई थी 1875, तो आज से कई साल पहले, ये ऑलरेडी बहुत साल पहले, लगभग हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 145 साल पहले ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। तो ये जापान के जो एम्पेरर है, एम्पेरर मेइजी, इन्होंने इसको शुरुआत की थी। अभी फिलहाल जापान के जो एम्पेरर है नारुहितो, ये एम्पेरर है जापान के। और ये डॉक्टर सिंह जो है, ये इनको जो है जापान और इंडिया के जो दोनों ही देशों के यहाँ पे बायलेटरल रिलेशंस को मजबूत करने के लिए ये अवार्ड उनको दिया गया है। थंगजम दबाली सिंह, ये एलोपैथिक डॉक्टर है मणिपुर के। धनवंतरी स्कीम, ये स्कीम कौन से जो गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है? तो धनवंतरी स्कीम इसको लॉन्च किया है आसाम के गवर्नमेंट ने। तो ये जो है आसाम के हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च किया है। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ लॉकडाउन जो अलग अलग जो मेडिसिन है जो लोकल एरियाज पे लोगों को यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे ये मेडिसिन जो है हर घरों में देने की यहाँ पे बात हुई है। तो यहाँ पे बोला गया है कि 200 रुपये तक की ये मेडिसिन जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी दिया जाएगा। तो हेल्थ डिपार्टमेंट इसको विद इन 24 आवर्स डिलीवरी देने की यहाँ पे बात की गई थी। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे, इसमें टोटल 4000 MPW जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स हो, या फिर जो आशा कर्मी हो, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, या फिर जो एस्पिरेंट्स है इस सर्विस में, इनको लगाया गया है। तो धनवंतरी स्कीम आसाम। आसाम गवर्नमेंट ने जो लिक्विड है यानी कि शराब है उसकी जो प्राइस में कितना परसेंटेज का बढ़ोतरी कर दिया है? तो देखिए यहाँ पे आसाम और मेघालय दोनों ही गवर्नमेंट ने 25% की यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है लिक्विड प्राइस में। यानी कि एक शराब की बोतल अगर ये 100 रुपीज होगी, ये अभी बढ़ के 125 रुपीज हो गई है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही राज्यों ने इसको 25% बढ़ाया है। दिल्ली ने यहाँ पे जो कोरोना फी लगाया है लगभग 70% का हाइक किया है। आंध्र प्रदेश ने जो प्रोहिबिशन टैक्स लगाया है 75% का। वेस्ट बंगाल ने 30% का जो यहाँ पे टैक्स लगा दिया है, इंक्रीज कर दिया है। राजस्थान ने 10% का इसको इंक्रीज कर दिया है। कर्नाटका ने 17% जो है इसको इंक्रीज कर दिया है। देन उत्तर प्रदेश ने जो स्पेशल ड्यूटी जो लगाया है इसमें स्टेट एक्साइज ड्यूटी, जिसमें जो स्ट्रे कैटल्स को यहाँ पे इसके जो टैक्सेस से यहाँ पे सुविधा मिलेगी, यहाँ पे 10 से लेके 15% तक लगाया है। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो लिक्विड है, लिक्विड क्या होती है, लिक्विड में स्टेट एक्साइज ड्यूटी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। तो इसके जरिए स्टेट को यहाँ पे बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। तो एक स्टेट का जो टोटल रेवेन्यू है उसका लगभग 10 से लेके 15% तक का जो रेवेन्यू सिर्फ लिक्विड से ही आता है। तो स्टेट इसको जो है बंद नहीं कर सकती है क्योंकि बहुत ज्यादा राजस्व इससे स्टेट को मिलता है। और अगर बात करेंगे 2019-20 में भारत के अलग अलग स्टेट्स में टोटल जो है एक साल में, एक जो यह फाइनेंशियल ईयर में 1.76 ट्रिलियन रुपीस का जो रेवेन्यू आया था पूरे भारत में। और यहां पे अगर बात करें कि मंथली जो रेवेन्यू अगर होंगे तो मंथली रेवेन्यू भी यहां पे 15,000 करोड़ आप मान लीजिए कितना ज्यादा हो सकता है यहाँ पे। तो इंडिया के 5 जो टॉप रेवेन्यू अर्निंग जो स्टेट्स है इन टर्म्स ऑफ लिक्विड, वो है उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और तेलंगाना। तो एक चीज याद रखिएगा, अल्कोहल जो है ये जीएसटी के परव्यू में नहीं आता है क्योंकि इसका टैक्स जो जीएसटी को जाता है उसके बाद भी स्टेट एक्साइज ड्यूटी में इसका जो इंक्लूड होता है। तो अल्कोहल और पेट्रोलियम में जीएसटी परव्यूज में नहीं आता है, स्टेट्स को भी यहाँ पे उसका हिस्सा मिलता है। तो इसका सही उत्तर है 25%। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में जितना हो सके हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल्स इसको डिस्कस किया है ताकि आप लोग को इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसके बारे में जान सके। रिसेंटली आसाम के कौन से डिस्ट्रिक्ट में ऑन इवन कार का जो फॉर्मूला है उसको इंप्लीमेंट किया गया है ताकि ट्रैफिक के जो कैओस को प्रिवेंट किया जा सके? तो ये बेसिकली दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने जो ऑड इवन कार फॉर्मूला को इंप्लीमेंट किया था ताकि जो पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, यही इंप्लीमेंट किया गया है जोरहाट में। तो इसका सही उत्तर है जोरहाट। तो यहाँ पे देखिए ये इसके जरिए आपका अगर जो नंबर प्लेट का लास्ट डिजिट अगर सपोज 4
मान लीजिए 4 है तो आपका गाड़ी होगा यहाँ पे इवन गार्ड। और आपका अगर लास्ट डिजिट जो गाड़ी का जो नंबर प्लेट दिएगा 7 हो गया मान लीजिए, यानी कि ये अगर ऑड नंबर होगा तो आपकी गाड़ी ऑड होगी। तो यहाँ पे ऑड नंबर की गाड़ी जो है मंडे, ट्यूसडे और सैटरडे को चलेगी, और जो इवन नंबर की जो गाड़ी है यहाँ पे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को चलेगी। और यहाँ पे ये ऑर्डर जो पास किया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, तो यहाँ पे संडे के दिन कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा यहाँ पे। और जो रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे बहुत सारी जो गाड़ियों पे, जैसे कि मेडिकल सर्विसेज हो, पुलिस हो, फायर हो, इमरजेंसी सर्विसेज के गाड़ियों में यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। और गुवाहाटी में ऑलरेडी जो लॉकडाउन 3 जो स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ी सी यहाँ पे रिलैक्सेशन भी की गई, लेकिन फिर भी गुवाहाटी में पिछले टाइम में काफी सारे यहाँ पे केसेस सामने आए हैं, तो आप लोग को भी यहाँ पे काफी कॉशियस रहना पड़ेगा। तो जो ओला और उबर की सर्विस जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। श्रीमंत शंकरदेव, इनके ऊपर एक निबंध जो है एज ए कोर्स मटेरियल कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा? श्रीमंत शंकरदेव हम लोग जानते हैं, तो इनके ऊपर जो कोर्स मटेरियल ये स्टार्ट किया जाएगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। तो ये जो ऐसे लिखा गया है नौगांव बेस्ड एक इंडस्ट्रियलिस्ट इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है संजीव कुमार बोरकोटोकी, तो इनका ऐसे जो है जो डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस कोर्स मटेरियल जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कोई अगर पढ़ाई करेगा तो इनके लिखी हुई जो श्रीमंत शंकरदेव के द्वारा ऐसे यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें मिस्टर बोरकोटोकी, ये जो है मेडिएवल आसामीज लिटरेचर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और ये जो ऐसे उन्होंने लिखा था काफी साल पहले लिखा था, ये उस ऐसे का जो नाम है यूनिक फीचर्स ऑफ श्रीमंत शंकरदेवास रिलीजियस फिलोसफी। तो श्रीमंत शंकरदेव, इनकी जो जन्म हुई थी 1449 में बॉर्डुआ नौगांव में हुई थी, और इनकी जो देहांत हुई थी 1568 में कोच बिहार में। और काफी सारे उन्होंने अंकिया नाटों की जो यहाँ पे सृष्टि की थी, जैसे कि चिन्ह यात्रा, पत्नी प्रहाद, जन्म यात्रा, पारिजात हरण, कालिया दमन, रुक्मिणी हरण, केली गोपाल, श्री राम विजय, बहुत सारे ऐसे अंकिया नाटों की उन लोग ने रचना की थी। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी है कि श्रीमंत शंकरदेव ने कितने बॉर्डगीत जो है उसकी रचना की थी, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी है। कौन से मंत्रालय ने शिलोंग डौकी नेशनल हाईवे के लिए 12.45 एकड़ की जो लैंड है उसकी अपग्रेडेशन के लिए यहाँ पे मंजूरी दे दिया है? तो यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे अगर मैप में देखेंगे ये शिलोंग है, तो शिलोंग से यहाँ पे नोंगक्रेम होके यहाँ पे आप लोग डौकी जो है इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर तक आती है। तो इसके लिए यहाँ पे जो NH40, जो ये NH40 है, तो NH40 ये जो स्टार्ट होती है जोराबाट और ये टर्मिनेट होती है डौकी जो इंडो बांग्ला बॉर्डर पे टर्मिनेट होती है। तो ये हाईवे, इसका जो टोटल लेंथ है फ्रॉम जोराबाट 162 किलोमीटर का। तो ये जो है हाईवे, NH हाईवे, इसका दो सेक्शन है, एक तो है गुवाहाटी शिलोंग और दूसरा है शिलोंग तामाबिल सेक्शन। तो तामाबिल हम लोग ये डाउकी एरिया को ही तामाबिल हम लोग मान सकते हैं। तो यहाँ पे जीएस सेक्शन का ये जो NH40, इसका जो गुवाहाटी शिलोंग हाईवे जो है, इसको जो है 4 लेन तक इसको अपग्रेडेशन किया है अप टू बोरापानी तक इसको जो है अपग्रेडेशन किया है। और ये जो एक्चुअली इंटरेस्टेड किया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया के द्वारा। और यहाँ पे जो दूसरा पोर्शन है NH40 जो है बोरापानी से लेकर तमाबिल तक, ये जो लैंड है ये जो अभी मेंटेनेंस किया जा रहा है जो मेघालय PWD के अंदर। तो ये अनाउंसमेंट जो ये एक्चुअली दिया गया था जो भारत के जो डिफेंस सेक्रेटरी है अजय कुमार के द्वारा, कि यहाँ पे रिबन विलेज में जो शिलोंग में है मेघालय के, तो उसके अपग्रेडेशन के लिए यहाँ पे 12.45 एकर्स की अपग्रेडेशन के लिए भारत गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसकी मंजूरी दे दिया है। तो इसका सही उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। कौन से राज्य ने जो अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड बेनिफिशियरीज को जो फ्री राशन देने की बात कही है? तो अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड को फ्री राशन देने की बात की गई है मिजोरम गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो भी बेनिफिशियरीज होंगे उनको ये राशन मिलेगी। तो यहाँ पे सेंटर ने मिजोरम को
10 लाख मैट्रिक टन का जो चावल जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की गई है, जो भी बेनिफिशियरीज है अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड के बेनिफिशियरीज। तो यहाँ पे मार्च 2020 में सेंटर ने एक रिलीफ पैकेज का जो बात किया था, लगभग 1.7 लाख करोड़, डेफिनेटली आप उसके बारे में जानते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो इसमें हर बेनिफिशियरीज को हर महीने 5 केजी चावल और 1 केजी दाल यानी कि पल्सेस जो मिलेगी। और इसके हिसाब से ये बोला गया है कि मेघालय में, सॉरी मिजोरम में 1.2 लाख जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड और 25,000 जो अंत्योदय अन्न योजना के कार्ड होल्डर्स मौजूद है। इसमें और एक याद रखिएगा चीज कि मिजोरम में लगभग 54% जो बेनिफिशियरीज है इनको यहाँ पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर्स जो है उनको मिलेगा। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। तो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव था कि 50 मिलियन एलपीजी कनेक्शंस जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो फैमिली है उनकी वहां पे कनेक्शन किया जाएगा 50 मिलियन फैमिलीज को। तो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये शुरुआत हुई थी 2016 में। आईसीडीएस कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया था? तो आईसीडीएस का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो इसको जो है शुरुआत किया गया है मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो है मणिपुर के जो चांडल डिस्ट्रिक्ट जो म्यांमार से इसकी बॉर्डर कनेक्ट होती है, इसमें इसको लॉन्च किया गया है। तो इस सॉफ्टवेयर के द्वारा जो भी आंगनवाड़ी वर्कर्स है उन लोग के पास जो एक्स्ट्रा बर्डन होती है कि जो मैनुअल रजिस्टर से जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है, तो ये बर्डन कम हो जाएगा। अभी जो सॉफ्टवेयर के जरिए उन लोग उसको रिकॉर्ड कर पाएंगे और उसको मॉनिटर भी कर पाएंगे। तो आंगनवाड़ी क्या है? बेसिकली एक रूरल चाइल्ड केयर सेंटर है भारत में, जिसकी शुरुआत की गई थी 1975 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एज ए पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के द्वारा, ताकि चाइल्ड हंगर और माल न्यूट्रिशन को रोका जा सके। और अगर बात करेंगे ये जो इम्फल के आउटस्कर्ट में जो बटालियन 9 सेक्टर है असम राइफल्स के, उन्होंने काफी सारे जो फूड आइटम्स हो, राशन हो, हाइजीन केमिकल्स हो, जो इम्फल के आउटस्कर्ट जैसे कि लामलोंगेई और मंत्रीपुखरी वहां पे भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। रिसेंटली भारत, यूके और आयरलैंड से एक टीम ऑफ रिसर्चर ने 3 अलग अलग प्रजातियों के हॉर्न फ्रॉग जो है डिस्कवर किया है। कौन से स्टेट में? तो ये देख सकते हैं, ये एक मेंढक है जिसके सर पे एक हॉर्न जैसी चीज है। ये आप देख सकते हैं एक हॉर्न जैसी चीज यहाँ पे है। तो ये कहाँ पे डिस्कवर हुई है? तो रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डबलिन और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम यूके से जो रिसर्चर है, इन्होंने जो अपना एक जो रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किया है जर्नल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो यहाँ पे 3 अलग अलग स्पीसीज जो मिले हैं मणिपुर और नागालैंड में। ये 3 स्पीसीज का नाम उन्होंने जो दिया है नागा हिल्स हॉर्न फ्रॉग, ये जो नागालैंड के मेलुरी डिस्ट्रिक्ट में मिला है, और टामेंगलोंग हॉर्न फ्रॉग जो टामेंगलोंग मणिपुर में मिला है, और जोको विले हॉर्न फ्रॉग जो मणिपुर और नागालैंड के बॉर्डर में दोनों ही जगह पे मिला है। तो इसका सही उत्तर होगा मणिपुर। तो ये फ्रॉग 3 अलग अलग स्पीसीज के फ्रॉग मणिपुर और नागालैंड में मिला है, तो इसका सही उत्तर होगा मणिपुर। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी है कि पर्पल फ्रॉग यानी कि जो पर्पल कलर का फ्रॉग ये कौन से राज्य का स्टेट एम्फीबियन है? ची लुपो ये एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है जिसको दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2020 का बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला है। तो ये कौन से राज्य का जो है डॉक्यूमेंट्री है? तो ये ची लिपो ये डॉक्यूमेंट्री है अरुणाचल प्रदेश का। तो ये डॉक्यूमेंट्री जो है एक कस्टमाइज तरीके से जो मधुमक्खी का जो छत्ता है वहां से जो शहद की जो हंटिंग होती है, जो हंटिंग जनरली करती है शेर डुकपेन कम्युनिटी वेस्ट कमलांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश को, उसको यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया था। तो यहाँ पे ची जो है इसका मीनिंग है हनी, और लुपो मीन्स हंटिंग यानी कि जो शहद की हंटिंग, जो हनी का जो हंटिंग किया जाता है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया। तो ये डॉक्यूमेंट्री जो बनाया है केजान दी थोंगजोग के द्वारा। और रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में ही एक 50 मीटर लंबा एक ग्राइडर ब्रिज जो है उसकी अनावरण की गई है सिरू रिवर जो जनरल पब्लिक जो वेस्ट सिरांग डिस्ट्रिक्ट के लिए।
और ऑल निशी यूथ एसोसिएशन, निशी एक कम्युनिटी है अरुणाचल प्रदेश में, निशी कम्युनिटी पूछा जा सकता है कि निशी कम्युनिटी कहां से बिलोंग करती है, कल्चरल क्वेश्चन में आपको ये जाननी चाहिए। तो निशी यूथ एसोसिएशन ने जो स्टेट गवर्नमेंट को यहां पे बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट ने आसाम और अरुणाचल प्रदेश के जो बॉर्डर एरियाज में जो भी प्रॉपर्टीज है लोगों की, उसको यहां पे प्रोटेक्ट करने के लिए नाकामयाब हुई है। तो इसके बारे में भी मेंशन किया गया है। भारत के टोटल बैम्बो परसेंटेज का कितना प्रतिशत नॉर्थ ईस्ट में प्रोडक्शन होती है, यानी कि टोटल जितना बैम्बो भारत में प्रोड्यूस होती है उसका सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही कितना प्रोड्यूस होती है। तो इसका सही उत्तर है 60%, यानी कि पूरे भारत का 60% जो बैम्बो सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ही प्रोड्यूस होती है। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक बैम्बो कॉन्क्लेव थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस से पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पे बहुत सारे जो रिपोर्ट्स के बारे में यहाँ मेंशन किया गया था। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले 6 सालों में नॉर्थ ईस्ट के यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए काफी काम किया गया है। और नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 काफी पुरानी फॉरेस्ट एक्ट थी, इसको भी अमेंड किया है। और डोनर मिनिस्टर ने यहाँ पे कहा है कि बैम्बो की मैन्युफैक्चरिंग और उसके ट्रेडिंग के लिए पब्लिक पार्टनरशिप पीपीपी मोड के हिसाब से भी यहाँ पे काम किया जा रहा है। और बैम्बो को जो है काफी चीजों में यहाँ पे प्रोडक्शन किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स, जैसे कि जो बायोडीजल हो, ग्रीन फ्यूल हो, वुडन लंबर्स हो, प्लाईवुड हो, और एम्प्लॉयड अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे क्रिएट किया जा सकते हैं। तो ये सारे चीजों के ऊपर जो बैम्बो कॉन्क्लेव आयोजित हुई थी वहां पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वहां बात की गई थी। तो ये थे हम लोग के पूरे हफ्ते के जो करंट अफेयर, उसको हम लोगों ने एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस किए हैं। और इस वीडियो के जो क्वेश्चंस के नोट्स है आपको आज हम लोग के वेबसाइट में मिल जाएंगे, नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से क्विज की तरह आप उसको खेल सकते हैं और ये पीडीएफ जो है इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग के यहाँ पे वेबसाइट में विजिट करते रहेगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को एक्चुअली बहुत मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।